नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार चला रही बीजेपी के बीच आज का दंगल। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है। एक रैली में अब्दुल्ला ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन धारा 370 नहीं हटने देंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 हटाई तो कश्मीर में हालात बेकाबू हो सकते हैं। बेशक फारूक अब्दुल्ला का स्टैंड नया नहीं है, मगर अब की बार फारूक अब्दुल्ला के निशाने पर सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, आरएसएस भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार चला रही बीजेपी के लिए मजबूरी हो गई है कि वो 370 पर अपनी स्थिति फिर साफ करे। बीजेपी की सहयोगी पार्टी पीडीपी का रवैया भी 370 को लेकर वही है जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का है। दिलचस्प यह है कि अलगाववादी भी, हुर्रियत के लोग भी, पत्थर फेंकने वाले भी और सेना के निशाने पर आने वाले आतंकवादी भी धारा 370 को लेकर लगभग यही स्टैंड रखते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अगर कश्मीर में वार्ताकार भेज भी रही है तो किसके लिए, जब राज्य की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों का विचार केंद्र सरकार के विचार से मेल नहीं खाता, जब जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज और विपक्ष में बैठी दोनों ही पार्टियों के 370 पर एक सुर है, और जब यही तय नहीं है कि केंद्र सरकार किससे बात करेगी और किससे नहीं, ऐसे में धारा 370 पर जुबानी बमबारी करने के बजाय एक राजनीतिक पहल करने की जरूरत नहीं थी क्या? इसलिए हमारा आज का सवाल यह कि धारा 370 पर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दंगल क्या सिर्फ राजनीति चमकाने का जरिया भरे, या वाकई अब की बार धारा 370 पर आर पार की लड़ाई है? फारूक अब्दुल्ला तो हर बार यही बात कहते हैं, फिर इस बयान पर इस बार क्यों मचा इतना घमासान? और जान दे देंगे 370 नहीं हटने देंगे जैसी बातें कहकर फारूक अब्दुल्ला अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हैं, या फिर बुरहान वानी जैसे कथित भटके हुए नौजवानों की? इन्हीं सब सवालों पर आज का दंगल। मगर खुदा के वास्ते जो तुमने हमसे वादे किए हैं उन पे तो टिको। तुम 370 को खत्म करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो। यहां का आवाम आपको मदद नहीं करेगा, उसमें हम मर जाएंगे, मगर 370 को कोई भी कमी नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसको ज्यादा भरेंगे। आपकी मुश्किलात है, इसमें कोई शक नहीं। मुफ्ती साहब जब वोट लेने गए तो लोगों से कहा मैं बीजेपी और आरएसएस को दूर रखूंगा, आप मुझे वोट दें। लोगों ने 28 सीटें इसको दी और उसी वक्त वो अपना वो कलाम भूल गया और सीधा ही दिल्ली में जाके आरएसएस और बीजेपी के साथ मिल के बैठ गया। कश्मीर में आरएसएस कभी आ नहीं सकती थी, ये लोग अपने कंधे पे उसको लाए। एक साहब को भेजा है जो आईबी के डायरेक्टर थे कि साहब आप इनसे बातचीत करो। मैंने साहब इनसे कहा, तो मुझे ये बताओ, जो पहले बातचीत करके गए 5 आदमी, 5 टीमें मुकर्रर की गई, उनका क्या हुआ? पदगामकर साहब आए, उन्होंने भी 2 साल यहां गुजारे, हर एक से बात की। आज तक उनकी रिपोर्ट जो है होम मिनिस्ट्री में, उसके ऊपर गर्द गुबार पड़ा हुआ है। तो सुना आपने फारूक अब्दुल्ला को। हमारे साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं, हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं जो कि आरएसएस से जुड़े, संघ से जुड़े विचारक हैं, हमारे साथ सुशील पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ इनामुल नबी हैं, वो प्रवक्ता हैं कश्मीर की अवामी इत्तेहाद पार्टी के, और हमारे साथ श्रीनगर से तनवीर सादिक हैं, वो प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, यानी कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के। सबसे पहले तनवीर सादिक, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला धमका रहे हैं क्या केंद्र सरकार को यह कहकर कि अगर 370 हटाई तो कश्मीर में हालात बेकाबू हो जाएंगे? देखिए, इससे पहले कि आप हमारे धमकी पे जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है कि जम्मू कश्मीर का अपना आईन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जब रिलेशन बना जम्मू कश्मीर का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, एक रिलेशनशिप बना जिसपे 3 चीजें, चाहे वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी आया,
उन 3 चीजों को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ रखा, जो बाकी चीजें हैं वो अपना लेजिस्लेट जम्मू कश्मीर खुद कर सकती है। लेकिन उन सब लॉज को जम्मू कश्मीर में अप्लाई करने के लिए एक आर्टिकल आया जिसको हम आर्टिकल 370 कहते हैं। अब ये आर्टिकल 370, इसको हम ये भी बोल सकते हैं वो एक टनल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में लाने का, या एक ब्रिज बोले। अब जब आप आर्टिकल 370 को एब्रोगेट की बात करते हैं, या आप कहते हैं कि आर्टिकल 370 को आप खत्म करेंगे, तो आप वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वापस स्टार्ट कर रहे हैं ना। जो रिलेशनशिप हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की हुई, उसको अगर आप उसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो आप तो पूरे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को खोल देते हैं। सादिक साहब, एक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए, आपने जो बात कही मुझे समझ में आ गई। आर्टिकल 370 को आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। जी पूछे। अभी 370 हटा नहीं सर, अभी तो चर्चा ही चल रही है, और अभी तो आप लोग केवल राजनीतिक बमबारी करके अपना अपना फायदा कमाते हैं उससे। आप खिलाफ में बोलते हैं, वो पक्ष में बोलते हैं, सब अपना अपना फायदा कमाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील हुए थे और आप लोगों ने तय किया था कि नहीं, हम कश्मीर के भारत का हिस्सा बनने की पैरवी करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस बनेंगे, हम पाकिस्तान के साथ जाने वाली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं बनेंगे। उनको आज क्या हो गया कि वो कश्मीर की ऑटोनॉमी, कश्मीर की आजादी, पत्थर फेंकने वालों को आजादी के परवाने कह के इन सब की पैरवी करती? क्या हो गया? नहीं, आप सुनिए। जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जब ऑटोनॉमी की बात कर रही है, चाहे वो 1949 की बात कर रही है, 1953 की बात कर रही है, उसमें जम्मू भी इंक्लूडेड था, उसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था, उसमें कश्मीर भी इंक्लूडेड है ना। हम पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो इल्हाक हुआ है इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में वो फाइनल है। लेकिन जो वो हमारे बीच में जो वो एक आपको क्या लगता है, एक आर्टिकल ऑफ फेथ है, आपको क्या लगता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर अलग देश है? आप वहां की अलग सरकार की तरफ से या किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं? आपको लगता है जम्मू कश्मीर एक अलग देश है? आप किसी और देश की राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं? हम हिंदुस्तान, देखिए हमारा एक स्पेशल स्टेटस है जिसको यूनियन ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। आज चाहे बीजेपी बोले, आप बोले या कोई भी बोले, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो तो है। 370 लागू होना एक्सीड हुआ इसीलिए क्योंकि हमें 370 लागू होना। आज आप चिल्लाकर ये बोले नहीं कि हम नहीं देंगे, कोई चिल्ला नहीं रहा। वो थोड़ी तनवीर सादिक साहब, मैं जितने प्यार से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं जाना नहीं चाहता हूं उतने प्यार से सवाल पूछने के लिए। मैं तो बड़े प्यार से सवाल पूछ रहा हूं सर। आप कह रहे हैं चिल्ला के पूछ लेते हैं, मैं तो बड़े प्यार से पूछ रहा हूं सर। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं 370 स्पेशल स्टेटस देता है, तो ये स्पेशल स्टेटस देना एहसान है या स्पेशल स्टेटस लेना एहसान है? और अगर एहसान नहीं है तो आप लोग इसको एहसान की तरह प्रस्तुत क्यों करते कि हमने मान लिया बड़ा एहसान किया, हम तो भारत के साथ आ गए? अरे जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक्सीड तभी हुआ जब ये स्पेशल स्टेटस मिला। झूठ अब आप इसको झूठ गलत झूठ बोलते हैं, कुछ गलत भी इसको नाम दे, ये तो दो लोगों के बीच में एक प्लान हुआ। पहले एक्सेशन हुआ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में जब यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं ना, तो जम्मू कश्मीर को थ्रू आर्टिकल 370 उसमें आता है। अगर आप आर्टिकल 370 को खत्म करते हैं, आप तो पूरा रिलेशन खत्म कर रहे हैं। अब रुक जाइए थोड़ा सा, संबित पात्रा। मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, आप जम्मू कश्मीर में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। संबित पात्रा दिल्ली में बैठ के पढ़ते हैं, उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। क्या वाकई ऐसा है संबित पात्रा? हमारा अपना एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब तो आप भारत के संविधान का हवाला दे रहे हैं ना सर, अब तो आप भारत के संविधान का हवाला दे रहे थे। अब उसकी दूसरी व्याख्या भी सुन लीजिए। संबित पात्रा बोलिए, आपकी क्या व्याख्या है? मैं तो वही कह रहा हूं। अब ये अलाउ करे तो मैं बोल लूं। देखिए, सबसे पहली बात है, 3 शब्द जो है वो आर्टिकल 370 को परिभाषित अर्थात डिफाइन करते हैं। वो शब्द कौन है? वो है ट्रांजिएंट, टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजन। जो ट्रांजिएंट और टेम्पररी होता है, आप उसको अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन भी, कितनी भी आप इमेजिनेशन कर लीजिए, आप शब्दकोश को कैसे भी बदल लीजिए, वो कभी परमानेंट नहीं हो सकता है। उसको खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, जिन्होंने इस आर्टिकल को जन्म दिया, उन्होंने कहा कि ये ट्रांजिएंट है, ये परमानेंट नहीं है। दूसरी बड़ी बात है, अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे थे और बार बार जो अब्दुल्ला साहब कहते रहते हैं कि आप देखिए, अगर आप आर्टिकल 370 को छेड़छाड़ करेंगे, उसका अर्थ है
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ छेड़छाड़ करना ये सरासर गलत है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये 1947 में हुआ और जहां तक आर्टिकल 370 का सवाल है ये 1949 में हुआ। तो ये तो 49 में एग्जिस्टेंस में आया। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उस समय तो आर्टिकल 370 एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। तो इन दोनों को जोड़ के देखने की कवायद करना ये गलत बात है। मैं आपके बीच में नहीं, वो सुन लीजिए। तीसरी बड़ी बात है, तीसरी बड़ी, हाँ, एक सेकंड तनवीर साहब रुक के शुरू कर लें, फिर बोलिएगा। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। तीसरी बड़ी बात है, देखिए आर्टिकल 370 आखिरकार आया क्यों? क्योंकि जिस समय एक्सेशन हुआ उसके पश्चात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करने के लिए कुछ समय ट्रांजिएंटली चाहिए था, क्योंकि उस समय सिचुएशन वोलाटाइल था। इसलिए यह कहा गया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रेटिफाई नहीं कर देता है तब तक एक परमानेंट नहीं, एक ट्रांजिएंट आप आर्टिकल 370 बना दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है 1954 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेशन को रेटिफाई कर दिया है। रेटिफाई कर दिया है मतलब ये मान गई है कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये सब बैठ के क्या सुना रहे हैं? अब मेरा सवाल ये है डॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिन्हा कि अगर जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है तो ये जुबानी बमबारी क्यों होती है? संबित पात्रा जी जो बातें हमें पढ़ा रहे हैं यहां बैठ के, महबूबा मुफ्ती को नहीं पढ़ाते, जो ये कहती हैं कि आपने 370 हटाया तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं बचेगा कोई। देखिए एक बात ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी 2014 के चुनाव से पहले कि आर्टिकल 370 को हिंदू मुस्लिम कश्मीर भारत के बीच में बाइनरी क्रिएट करने की जगह आप कुछ मुद्दों पर डिबेट कीजिए। और मुझे आज जवाब दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के दोनों नेता, आप मुझे ये जवाब दीजिए, राइट टू एजुकेशन लागू करने में आपको क्या आपत्ति है? आप हमें जवाब दीजिए कि ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं मिले, इसके लिए आप 370 का क्यों उपयोग कर रहे हैं? तीसरा मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एंटी करप्शन भ्रष्टाचार रुके, इसकी यह कानून वहां नहीं पहुंचे, इसमें क्या आपका लाभ है? चौथा एक और सवाल है, वो जवाब ये दीजिए कि आरटीआई पूरी दुनिया में एक तरह से है, पूरे हिंदुस्तान में आपके यहां 3 आरटीआई है, 3 चीफ मिनिस्टर ने 3 राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया। और अंतिम मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि जो आप एक्सेशन की बात कर रहे हैं आप अपना बेसिक ठीक कर लीजिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सभी रियासतों के लिए एक था, आप जाकर चेक कर लीजिए संविधान सभा को, सभी रियासतों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जिस पर आप दस्तखत हुए। आर्टिकल 370 के डिस्कशन को आप देख लीजिए, संविधान सभा में बहस हुई है, संविधान सभा की बहस को देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा, कहां कहा। एक छोटी सी बात जोड़कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जब कश्मीर का बार बार नाम आ रहा था तो उस पर विवाद हुआ और एक सम्मानित मुस्लिम सदस्य ने कहा कश्मीर क्यों, जम्मू कश्मीर का उपयोग कीजिए। और आप आर्टिकल 370 का उपयोग क्या जेंडर इंजस्टिस के लिए करना चाहते हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब की बिटिया या उमर अब्दुल्ला की बहन, उनके बच्चों को अधिकार से वंचित करना चाह रहे हैं। और 2002 में यदि वहां का हाईकोर्ट निर्णय नहीं देता तो फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे को पूरा अधिकार था, बेटे की पत्नी को पूरा अधिकार था, लेकिन उनकी बहन को पूरा अधिकार नहीं था। और आपके सुन लीजिए, पीडीपी और एनसी दोनों ने उसको सबोटाज करने के लिए 2004 में मैं कुछ बिल लाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको निकाल दिया पार्टी से। उसी पीडीपी के साथ आप सरकार चला रहे हैं बीजेपी में बैठ के कि नहीं चला रहे? एक सेकंड तनवीर साहब, एक सेकंड सर, उसी पीडीपी के साथ बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है, उसी पीडीपी के मुख्यमंत्री होते हुए महबूबा मुफ्ती के सुर भी तो वही है 370 को लेकर, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदलाव कहां है? देखिए एक बात मैं आपका ठीक बता दिया। देखिए महबूबा मुफ्ती जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग वही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन एक बदलाव आया है रोहित जी, बदलाव ये आया है कि आज महबूबा उन बातों को ग्रेजुअली मान रही हैं। तनवीर सादिक, सुन लीजिए तनवीर सादिक जी, तनवीर सादिक साहब, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक है, ये सामंती है, फ्यूडल है। तनवीर सादिक, अर्बन सीलिंग एक्ट लागू नहीं हो, एक सेकंड, अर्बन सीलिंग एक्ट लागू नहीं हो, सर एक सेकंड, सारे शहरों के सभी संपत्ति को भूमि को लेकर भाई आप दोनों एक साथ बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा, ये आप चाहते हैं? पढ़ लीजिए एक सेकंड, तनवीर सादिक साहब, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, एक सेकंड, इस तरह से होगा नहीं ना, चिल्लाने से समझ में नहीं आएगा किसी को। तनवीर सादिक, एक सेकंड रुक जाइए, अभी आप कुछ और कह रहे थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सुशील पंडित के एक राजनीतिक पार्टी है, उसके जरिए से एक पीढ़ी
जम्मू कश्मीर पे राज करती है, दूसरी पीढ़ी जम्मू कश्मीर पे राज करती है, तीसरी पीढ़ी जम्मू कश्मीर पे राज करती है। उसके बाद भी वो विपक्ष में आने के बाद पत्थरबाजों की पैरवी करती है, आतंकवादियों को आजादी के परवाने बताती है, और टीवी पर आकर वो कहती है हम तो संविधान के हिसाब से कर रहे हैं सब कुछ। ये जो धारा 370 बीमारी है, जो विष बेल है, ये उसी का फल है। आपने इस उम्मीद में इनको ये सब छूट दी थी कि इनका भारत की तरफ अनुराग बढ़ेगा, ये अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था इस तरह चलाएंगे कि वो किसी भी तरह भारत के साथ संदेह विद्वेष न रखें। हुआ इसका एकदम उलट। इन्होंने उसी को अलगाव का बीज बनाकर आज वहां पर एक संकट पैदा कर दिया है। इन्होंने इसी का उदाहरण दे देकर वहां के लोगों को यह पट्टी पढ़ाई है कि हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं है, हम इस देश का हिस्सा नहीं है। और यही कारण है कि वहां पर आज आजादी के नाम पर एक जिहाद नाफिज कर दिया गया है। यही कारण है कि वहां के अल्पसंख्यकों को वहां से बेदखल कर दिया गया है। ये जिस कानून का हवाला देते हैं, जो राज्य का अपना कानून है, उस कानून में मौलिक अधिकार नहीं है, उस कानून में अल्पसंख्यक नाम का शब्द नहीं है। उस कानून के तहत भारतीय संविधान के कम से कम 100 कानून वहां पर लागू नहीं होते हैं। ठीक, इस तरह इन्होंने कश्मीर को जड़ से खोदने की कोशिश की है। तब मैं बताता हूं, इन्हीं तनवीर सादिक के ज्ञान के लिए, जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई और उसमें शेख अब्दुल्ला का पहला भाषण हुआ, उस भाषण में उन्होंने कहा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, रियासत जम्मू एंड कश्मीर विल बी एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये कैसा ऑक्सीमोरॉन है, ये कैसी विडंबना है। एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ स्टेट है, उसमें कोई इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नाम की शय हो सकती है? ठीक, यहां पर बीज पड़ते हैं अलगाव के, मानसिकता यहां पर विकृत होती है और यहां से कानूनों का दुरुपयोग शुरू होता है। ठीक है। इनामुल नबी, बहुत देर से आपने आज बड़ी शांति से सुना सबको, बीच में कोई टोका टाकी नहीं की, मैं तारीफ करता हूं उसके लिए। तनवीर सादिक प्लीज, तनवीर सादिक नहीं, गलत बात तनवीर सादिक, गलत बात, तनवीर सादिक तरीका गलत है, नहीं तरीका गलत है, नहीं तनवीर सादिक नहीं, इनामुल नबी, पहले इनामुल नबी बोलेंगे, उसके बाद आप अपनी बात रखेंगे प्लीज। नहीं, दिस इज नॉट राइट जो आप कर रहे हैं बीच में, प्लीज। मैं आपके पास आ रहा हूं ना, आपको पूरा मौका मिल रहा, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। इनामुल नबी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ है, या आप बुरहान वानी और उन सब की तरफ हैं जो सेना के निशाने पे? मैं हमेशा हक के साथ हूं। हक यहाँ पर बुरहान वानी जैसे जवान ही बोलते हैं, और वो लोग जो आपको अपना वादा याद दिला रहे हैं। रही एक आतंकवादियों की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, मुद्दे पर आज जिसमें दंगल हो रही है, नहीं, आतंकवादियों के जो आपके वार्ताकार ने भी कहा जो बंदूक नहीं उठा रहे उसके साथ बात करेंगे। आपके वार्ताकार ने कहा कि जो बंदूक नहीं उठा रहे उसके साथ बात करेंगे। मैं बता रहा हूं, वार्ताकार ने क्या कहा, वो बंदूक लेके नहीं बैठे ना। सुनिए, रोहित जी पात्रा, मैं कर दूं वार्ताकार ने क्या कहा है। एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड सुनने की हिम्मत रखिए। 1 मिनट रुकिए इनामुल नबी, 1 सेकंड रुकिए, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए रोहित जी, कुछ क्लैरिफाई करना है। 40 सेकंड ले पाएंगे, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यह है, अगर वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं बुरहान वानी के साथ हूं, वो देश के सामने अपना चेहरा बिना नकाब के रख रहे हैं, तो उन्हें रखने तो दीजिए पूरा, कम से कम पता तो लगे कौन आतंकवादियों के साथ है और कौन राजनीति के नाम पे आतंकवाद फैला रहा है। बोलिए इनामुल नबी, पहले अपनी बात कर लीजिए आप, उसके बाद संबित पात्रा आप बोलिएगा और तनवीर सादिक बोलेंगे। बोलिए। मैं आपको बताऊं कि हमारी जम्मू कश्मीर में कभी भी ये वायलेंस के सपोर्ट में नहीं रहे हैं हम। अच्छा, हम अमन के ख्वाह हैं और अमन की पैरवी करते हैं। अगर हमारे बच्चों को किसी ने बंदूक उठाने पर या पत्थर चलाने पर इस्तेमाल किया, वो आपके झूठे वादे हैं, वो आपके धोखाधड़ी है, वो आपके धोखाबाजी है। रही बात आज की, जो आपने आज कहा 370 पर, जम्मू कश्मीर लद्दाख हम सब एक है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, जो भी संगठन है यहाँ पर। अभी आप कह रहे थे मैं बुरहान वानी की तरफ हूं, अब आपने इनको भी साथ में मिला लिया, उनसे पूछ तो लीजिए वो आपके साथ है कि नहीं। कश्मीरी मुसलमान से लेकर उनसे पूछ तो लीजिए वो बंदूक उठा के खड़े होंगे कि नहीं आपके साथ, पत्थर फेंकेंगे कि नहीं आपके साथ। के लिए रही बात, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। इनको भी आपने शंभू कमांडर बना लिया अपना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने किसी को टोकने हिम्मत रखी ना। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे,
आप नेशनल कॉन्फ्रेंस सच पीडीपी की सुनने की तरफ हिम्मत है रखिए, या हम बुरहान सब वानी एक की है। तरफ है? और जो आपने शुरू बीजेपी किया मैं वाले बुरहान वानी के साथ हूं, झूठ बोल रहे हैं बीच में ना, आपने इन ये दोनों को भी इस साथ चीज में ले को लिया तस्लीम आपने। करते, नहीं, हमारे अभी ये चीन स्पेशल और स्टेटस पाकिस्तान को भी को भी साथ तस्लीम में ले करते, 370 को भी तस्लीम करते, 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान को भी ये एक्सेप्ट करते, उसको इंप्लीमेंट करते। बीजेपी के मेरे दोस्त अभी आपके स्टेडियम में बैठे हैं, इनसे पूछे जब आपका मंत्री यहां पर बीजेपी का मंत्री निकलता है, गाड़ी पर किसका झंडा लहराता है? जम्मू उसी को तो कश्मीर हटाना का, है। और वो झंडा आपको लहराते मैं रहेगा। मैंने जो सवाल जहां पूछा, पर वो बैठते जहां मैंने जो चीफ सवाल मिनिस्टर, पूछा, डिप्टी क्या मिनिस्टर कहां बैठता क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ उस एक्सेशन झंडे पर आप के सवाल नीचे खड़ा कर रहे हैं क्या? झंडा लहराना, आपको मालूम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? एक सेकंड, वो पूरा कर ले, पूरा कर ले। 2 प्रधान पूरा कर ले। 2 निशान, मुझे ये नहीं बता चलेगा दें। ये दोनों। सर, शुमारी की तरफ हमारे सर, कदम बढ़ेंगे। इनामुल नबी, ख्याल रखिएगा, इनामुल लोगों नबी, को झूठ बोलने इनामुल से नबी, आप वोट इनामुल हासिल नहीं नबी, कर सकते। लोग खुद तय कर आप लेते हैं, खुदा आप झूठे हैं या राजनीतिक पार्टी फौजों झूठी की है। लाशों पर सियासत राजनीतिक करना पार्टी कम बंद से कम करें। चुनाव में उतरती है, फौजों मैदान के में आती है, लाशों पर लोग इलेक्शन वोट बंद लेते करें हैं आप। और उसके बाद सरकार चलाती है या विपक्ष में बैठती है। बंदूक लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेके, मुंह पे नकाब बांध के काम नहीं करती राजनीतिक पार्टी, कम से कम आप लोगों की तरह जैसे आप करते हैं। संबित पात्रा, 2 निशान एक बात है, 2 विधान एक बात है, लेकिन हाथ में बंदूक लेके खड़े होना ये एक अलग बात है। जब अगर आपको अब मैं बोल 370 सकता हटाना हूं, है, संबित पात्रा, अगर आपको 370 हटाना है, उसकी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया कब शुरू होगी? बातों के बम तो हर बार चल जाते हैं। यहाँ पर अपने अब 1 मिनट मैं बोल लूं, ये अगर शांत हो जाए तो वो ये क्या शांत हो जाए तो बोलिए, आप बोलिए, वो शांत हो गए, बोलिए। आप अपने बच्चों से यहाँ कहाँ पर- शांत हो गए? तो पत्थरबाजी में लगे हुए हैं पूरी तरह से। बीजेपी ने तो इनामुल नबी, देखिए देखिए बीजेपी है ना, इनामुल नबी, जिन्होंने नेहरू में गेस्ट हाउस में बैठ 5 जाओ, मिलिटेंट बैठ जाओ। कमांडर नहीं, से प्लीज, बात प्लीज, की। बैठ जाओ, दोबारा बैठ जाओ, प्लीज, शांत, प्लीज, शांत, अपने बच्चे शांत। प्लीज अपने इनामुल बच्चों से नबी, बात नहीं करेंगे, प्लीज फिर इनामुल किससे- नबी, फिर किसके आपने साथ वैसे तो करेंगे? अधिकार खो दिया था ये कह के मैं बुरहान वानी के साथ हूं, फिर भी आप बोल पा रहे हैं, इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। संबित पात्रा, अपनी बात रखिए, बोलिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक आपने कहा, इंटरलोक्यूटर ने कहा है कि जो बंदूक नहीं पकड़ा हुआ है उन सब से बात करेंगे। मैं एग्जैक्टली कह दूं, इंटरलोक्यूटर ने कहा है जो अपने आप को भारतीय मानता है मैं उनसे बात करूंगा। और मैं जानता हूं ये बुरहान वानी अपने आप को, बुरहान वानी का साथी कौन है, इमामुल नबी, ये अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं। ये अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं, इसलिए ये स्टेक होल्डर नहीं है। और जो स्टेक होल्डर नहीं है पूरे परिप्रेक्ष्य में, वो डिबेट में भी स्टेक होल्डर नहीं है। सर, ये बात तो करने अलग से बात- तो आज फारूक अब्दुल्ला ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने भी हाँ, कहा तो- कि हम बात नहीं करेंगे इनके सुन इंटरलोक्यूटर से। लीजिए, मैं बता रहा हूं, जैसे आपने इस डिबेट में इनामुल नबी को एक्सपोज करने के लिए बुलाया है कि हम बुला के इनको एक्सपोज, फिर मरहूम मुफ्ती साहब ने मैं तो प्लीज पाकिस्तान एक का बात कर खिलाफ लूं, किया। बात कर लूं, पाकिस्तान बात और कर लूं, इसका एक-एक बात कर लूं, बात इनामुल कर नबी लूं। पत्थरबाजी नहीं। अरे अरे रुक जाइए, पत्थरबाजी बंद कर दीजिए गद्दार, बीजेपी मुझे बोलने के दीजिए। एजेंडा ऑफ अलायंस में दस्तखत है कि नहीं? एक सेकंड, वो पेज तो काट लीजिए एक एजेंडा ऑफ सेकंड, अलायंस में एक से। सेकंड, एक सेकंड। एजेंडा ऑफ अलायंस में देखिए, से इस वो प्रकार पेज नहीं, तो इस काट प्रकार फिर लीजिए। मैं भी शुरू कर दूंगा। अभी तक मैंने एक पलट दूसरे पे कर चिल्लाने से निकाला पेज है, नहीं फटेगा ना। फिर मैं भी प्लीज। पलट कर निकाल लूंगा, देख ठीक है, लीजिए। हम ब्रेक कर लेते हैं, हम ब्रेक मैं ले लेते हैं। पलट कर अगर निकाल आपको लूंगा, चिल्लाना देख है तो हम लीजिए ब्रेक ले लेते हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना है तो हम ब्रेक ले लेते हैं। बेहतर तरीका यही है, जब लोगों को बात समझ में आनी बंद हो जाए उस समय ब्रेक ले लेना चाहिए। पानी पीजिए, थोड़े ठंडे हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी अपनी बात तरीके से रख सकते हैं लोगों को समझाते हुए। आज दंगल है बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच धारा 370 को लेकर। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल है। ब्रेक के पहले काफी गर्मा गर्मी हो गई दंगल में, इनामुल नबी और संबित पात्रा के बीच, तब हमने ब्रेक ले लिया। तनवीर सादिक, आप बहुत देर से अपनी बात रखने का इंतजार कर रहे हैं, पहले अपनी बात रख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मैं इनके ये 2 चेहरे देखना चाहता हूं बीजेपी के। पहले तो मैं पहले से 1947-49 की बात करूंगा, जब ये आर्टिकल 370 बना था। इसमें इसका जो सिग्नेचर है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया था। वो यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर थे। वे वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो इनके फाउंडर मेंबर थे जनसंघ के। अब आज ये बीजेपी वाले, मैं हैरान हो जाता हूं, ये वही लोग हैं जब अडवाणी जी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वाजपेयी साहब ऑटोनॉमी की बात करते हैं, इनके एजेंडा ऑफ अलायंस जो है पीडीपी के साथ, उसमें ये कहते हैं कि ये हुर्रियत तक से बात करेंगे। और हुर्रियत वाले हम सब जानते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है। अब ये हमारे इससे पहले कि ये राकेश सिन्हा और संबित पात्रा मुझे लिंच करे इस पे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये 2 फेज क्यों है? आपको लिंच कौन किसको कर रहा है जनता को बताइए एक ही बात रोहित क्यों जी। नहीं बोलते हैं? या तो आप लिंच कौन जो किसको बोल कर रहे रहा हैं, है? बोलिए। आप या लोग तो ये आप लोग बताइए पहले कि तो जो संविधान आप को अपनी लिंच ये मत सियासत कीजिए। खेल रहे हैं। सुनिए ना देखिए, सर, लिंचिंग सर सुनिए आपकी ना। अभी स्टार्ट हो जाएगी, आप बट लोग मैं कह रहा संविधान हूं को लिंच मत कीजिए। मैं ये कि पूछ रहा आप हूं, आप भारतीय सबसे संविधान important मानते चीज हैं? है कि आप तनवीर सादिक, आप भारतीय संविधान मानते हैं? आपकी पार्टी मानती है? के साथ आपकी पार्टी मानती है भारतीय संविधान? इस
इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई। हमारी भारतीय संविधान कहता है कि पत्थर फेंकने वाले, इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारतीय संविधान मान्यता देता है पत्थर फेंकने को। आपकी पार्टी देती है मान्यता पत्थर फेंकने को। रोहित जी, आपकी पार्टी मान्यता देती है, आपको जवाब दीजिए। भारतीय संविधान देता है क्या मान्यता? धक्का देंगे। सादिक साहब मेरे एक सवाल का सर जवाब धक्का किसने दिया? राज तो आप ही कर रहे थे वहां अब तक। इतने साल आप लोगों ने सरकारें चलाई है वहां पे, 3 पीढ़ियां आपकी पार्टी ने मुख्यमंत्री की देख ली वहां पे, आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ये बताइए, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, एक सेकंड, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, भूल जाइए धारा 370, रोहित जी, भूल जाइए। संबित पात्रा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 3 पीढ़ियां आपकी पार्टी ने राज किया है, 3 पीढ़ियां सर 3 पीढ़ियां आपकी पार्टी ने राज किया है। जम्मू कश्मीर की हालत का थोड़ा तो क्रेडिट लीजिए कि आप लोगों ने ये हालत कर दी आज जम्मू कश्मीर की। और जब भी इलीगल लॉज रूल्स जम्मू कश्मीर पे इंप्लीमेंट हुए वो सारे इलीगल थे। अच्छा, और वो तब थे जब हमारी हुकूमत नहीं। ठीक है सर, जो आप करें वो लीगल। जब आप विपक्ष में हो आप चले जाए लंदन, जब आप सत्ता में हो आप रहे श्रीनगर, और तब करें पत्थरबाजों की पैरवी बाहर बैठकर। ये तरीका जो है सर, संबित पात्रा जवाब दे लीजिए, फिर राकेश सिन्हा आपके पास। हमने अपनी ठीक है रोहित जी, सर सबने देखा है किसने किसकी हुकूमत में क्या किया। सर सबने देखा है किस हुकूमत में किसने क्या किया है। संबित पात्रा बोलिए, फिर राकेश सिन्हा आप बोलिएगा। बोलिए संबित पात्रा। देखिए पहली बात तो है श्यामा प्रसाद, प्लीज देखिए कौन लिंचिंग कर रहा है। रिपोर्ट को नहीं पढ़ा। देखिए पहली बात है, जहां तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सवाल है, श्यामा प्रसाद आपको करने दूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी बलिदान दी। ये परमिट राज समाप्त करने के लिए, ये ऑटोनॉमी समाप्त करने के लिए उन्होंने नेहरू जी का कैबिनेट छोड़ा, और उनकी इस प्रकार राक्षस की तरह हंसने की आवश्यकता नहीं है। मैं चुप होकर बैठ जाता हूं। आप चाहते हैं कि ढंग का डिबेट हो, इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। आप बुलवा लीजिए, इन्हीं से बुलवा लीजिए। मैं बोलूंगा तो आप ब्रेक ले लेंगे, इसलिए कोई बात नहीं, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। मैं तो ब्रेक ले लूंगा सर, आप सब एक साथ बोलेंगे तो मैं ब्रेक ले लूंगा। नहीं रोहित जी, मेरा तो अधिकार नहीं है बोलने का। विज्ञापन रहते हैं हमारे पास चलाने के लिए। नहीं, मेरा तो अधिकार नहीं है। अगर दर्शक समय निकाल के बैठे हैं तो सुनने के लिए बैठे हैं, आप लोग को लड़ते देखने के लिए नहीं बैठे। तनवीर सादिक, तनवीर सादिक जी, आप तनवीर सादिक, आपका हो गया, आपका हो गया तनवीर सादिक, या रह रहा है अभी? अगर रह रहा है तो आप 40 सेकंड और लीजिए, एक साथ बोल लीजिए, और अगर नहीं तो फिर दूसरे को सुनिए। नहीं बोलने दीजिए ओके, संबित को। ये तो वैसे भी फिर आप लिंचिंग नहीं, अब लिंचिंग मत कीजिएगा प्लीज, प्लीज। संबित पात्रा बोलिए, उसके बाद राकेश सिन्हा आप बोलिएगा। देखिए यहाँ बहुत चिल्ला चोट मची है, मगर मुझे दुख है कि कोई भी यहाँ हकीकत बोलना नहीं चाहता है। मैं आपको 10 सेकंड में हकीकत बता देता हूं। हकीकत यहाँ यही है कि चाहे नबी हो, चाहे ये तनवीर सादिक हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, ये जितने लोग हैं इनका एक ही मकसद है, किसी न किसी कीमत पर इस्लाम के राज को कश्मीर में स्थापित करना। महबूबा मुफ्ती का क्या मकसद है सर, वो भी मैं बता देता हूं, आपको सब बताऊंगा मैं। आप मुझे 40 सेकंड बोलने दीजिए, मैं बताता हूं। नहीं देखिए आप लोग बोलूंगा, कोई बात नहीं है। तनवीर सादिक, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना। तनवीर सादिक, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना। आप लोग गलत है। तनवीर सादिक मत दीजिए बोलने। एक मिनट, इनामुल नबी रुक जाइए। इनामुल नबी, इनामुल नबी, इनामुल नबी गलत। इनामुल नबी, फिर अच्छा लगेगा आवाज बंद करेंगे आपकी, फिर आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में मेरी आवाज बंद कर दी जाती है, ऐसे बोलने लगेंगे जैसे आप पाकिस्तानी हैं। इसलिए प्लीज आप जैसे बैठे हैं सम्मान के साथ वैसे अपनी बात रखिए, आपको भी अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। संबित पात्रा बात पूरी कीजिए, और महबूबा मुफ्ती का क्या है वो भी बता दीजिए साथ साथ। मैं सबका बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर कोई बातें छिपी नहीं। हाँ। कश्मीर में एक अलग तरह की राजनीति है, जहां पर मुसलमानों को अपीस करने की राजनीति है। 7% जनता एरिया वर्सेस लद्दाख को छोड़ दिया, जम्मू को छोड़ दिया, उनका कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि वोट यहाँ अधिक है। ये क्षेत्र कम हो सकता है, मगर यहाँ अपीस करना है, क्योंकि राजनीति पे कंट्रोल करना है और इस्लामिक खलीफत स्थापित करना है, यही मकसद है। तमाम जो मुस्लिम पार्टीज हैं उनका यही मकसद है। आप कहेंगे कि हम किस प्रकार सरकार चला रहे हैं। रोहित जी, अगर हम संन्यास लेकर बाहर बैठ जाएं, हम कोई भी सरकार नहीं चलाए, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में नहीं आ पाएगी। और जो हमारा ध्येय है आर्टिकल 370 हटाना, वहां पर हिंदुस्तान के राज को पुनः स्थापित करना अच्छी तरह से ऑन फर्म ग्राउंड, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देखिए ये जो लोग हमें चिढ़ाते हैं ना, आपने गठबंधन कि हमारे वो मिनिमम एजेंडा में लिखा हुआ है हुर्रियत से बात करेंगे, हुर्रियत को आगे बढ़ाएंगे। हमने बढ़ाया? क्या लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, उसको डस्टबिन में फेंकिए। हुर्रियत को आगे बढ़ाया?
इतना परेशान किया है कि दांतों तले चाले चबा रहे हैं। सेंट्रल अपने एजेंडा फैलाना आपको, फिर चलिए। उनके साथ तो भी रहेंगे। ठीक है, अरे चलिए, गद्दार ओके, हंसना ओके, बंद ओके, करो। ओके, ओके, वो ओके, गद्दार ओके, हो ओके, जिसके पार्टी के अध्यक्ष कह रहे थे हुर्रियत को- 68% आप कह रहे हैं आप मुसलमान हुर्रियत को चने चबा रहे हैं। एक सेकंड, फिर आप लीजिए। शुरू हो गए। मैं आवाज आपको बंद है, एक आपकी बात नहीं आवाज बंद है, मत बता एनर्जी दीजिए। वेस्ट कीजिए। सेक्युलर है। तनवीर गद्दारों को सादिक, बताइए। इनामुल नबी, आपकी आवाज एयर पे नहीं जा रही उसी है। गद्दार पार्टी का प्रवक्ता आप जिसके आप फारूक चिल्ला के अपना अब्दुल्ला समय जाया कर रहे हैं। प्लीज अब्दुल्ला समझिए इस वो बात को। एक सेकंड, 68 मैं सुशील पंडित से एक सवाल मान है, पूछूं। सुशील पंडित, आएंगे। सुशील पंडित, सुशील पंडित, लेगी। आप कश्मीरी कह रहे पंडित थे ना के उमर हक की लड़ाई अब्दुल्ला। लड़ रहे, जी जिनको घर से निकाल दिया गया आपने। जी अभी राकेश सिन्हा ने बात शुरू की थी तो उन्होंने कहा कि 370 को धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाए, उसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। इन तीनों की बात से आपको पता लग गया उसमें धर्म का चश्मा कहां से आता है। कहीं आपके मन में ये आता है कि राम मंदिर की तरह ये भी केवल मैनिफेस्टो में पहले पेज पे, फिर 13वें पेज पे, फिर 130वें पेज पे तो नहीं चला जाएगा और रहेगा हमेशा बरकरार। हाँ नहीं, सबसे पहले इसी मुद्दे पर संबित जी कह रहे हैं कि हमें वहां सरकार में घुसने की मजबूरी है कि हमें 370 हटानी है। देखिए 370 हटाने का रास्ता जम्मू और श्रीनगर से नहीं, यहां दिल्ली में संसद में आपकी सरकार में रेस कोर्स रोड जिसको आपने लोक कल्याण मार्ग घोषित कर दिया है उसके 7 नंबर में है। वहां राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, वहां जहां राजनीतिक आप इच्छा बहुमत शक्ति है, ढूंढ सुशील रहे जी। थे। आप जानबूझ के देख नहीं पा रहे हैं सुशील जी, मुझे दुख है इस बात का। देखिए- आप लोगों की परेशानी क्या है? इनको पैकेज देखिए आपकी संबित जी मुझे परेशानी बात है- पूरी कर लेने नहीं, सुन दीजिए। लीजिए, आपकी पात्रा जी, परेशानी मुझे है बात पूरी कि कर लेने आपके दीजिए। options नहीं है। पात्रा आप जी, चाहते बात हैं पूरी कि- कर लेने दीजिए। नहीं, पात्रा जी वो मुस्लिम कांग्रेस को आतंकवादी वोट थे, दे देंगे, अब यही इनको है ना? हिंदू आतंकवादी कह दीजिएगा। बुरा मत बिल्कुल, मैं मानिए, हिंदू बात आतंकवाद- पूरी कर- डॉक्टर अरे पात्रा जितने बुरा मत कट्टरता के मानिए, साथ हिंदुत्व को डॉक्टर हम लोग पात्रा defend करते बुरा हैं। मत मानिए, आप क्या बता रहे हैं? डॉक्टर पात्रा बुरा मत मानिए। अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार में होने के नाते उसका जवाब देना, उसको संतुष्ट करना। या तो कह दीजिए कि हमारे बस का नहीं है, आपके बस का है तो नहीं, फिर नहीं। सवाल तो सुनिए पूरा कम से कम। अगर आप नहीं, लोग वो काम तो- कर रहे हैं उस दिशा में, सवाल तो सुन लीजिए उनका पहले। नहीं, आप पहले ये तो कहने लगे कि सर्जिकल- नहीं आप गलत जा रहे हैं। नहीं, वो तो सर्जिकल आप स्ट्राइक चाहते हैं कि वो question जवाब कर भी रहे आपके थे। हिसाब से दें। नहीं, मत दीजिए। प्लीज संबित जी, सुशील पंडित को बोलने दीजिए। हाँ, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आप वहां की सरकार में हाथ पांव और मुंह बांध कर पड़े हैं। वहां आपके पास करने को कुछ नहीं रखा छोड़ा है, इसलिए वहां की सरकार में आपकी उपस्थिति केवल वहां के कामों पर आपकी उपस्थिति की मोहर लगाने के लिए रह गई है, जो कि आपकी प्रामाणिकता को कम कर रही है। हर रोज आपके अपने इनको क्या करना है देशभक्त 370 समुदाय को? में आपकी प्रामाणिकता रोज इस वजह से घटती है क्योंकि आपके समर्थन से चलती हुई सरकार वहां देश की जड़ें खोद रही है। हमने और आपकी इसके लिए वहां पर देशभक्ति जो भी देखी। परिवर्तन आप आपको देश करना छोड़कर है भाग गए वो तो दिल्ली में देशभक्ति राजनीतिक के इच्छा दुश्मन शक्ति से के माध्यम वहां से से। होगा। वहां आपके पास कोई अपना महकमा देश नहीं छोड़ है। दिया। आपको मालूम है कि आपने वहां की अपना सरकार ने देश सुप्रीम कोर्ट में 35 ठीक, पर ठीक, क्या एफिडेविट दिया है, मैं वो इसका जवाब आपकी देता दिल्ली में बैठी हुई सरकार के एकदम मुखालिफ मैं है। इसका जवाब शर्म देता कर हूं। अब राकेश सिन्हा जी मुझे ये मैं इसका बताइए। जवाब देना संबित जी, चाहूंगा, एक रोहित सेकंड, जी, आएंगे अनुमति आएंगे हो तो। आपके पास भी आएंगे, आप ही जवाब देंगे इसका। उसके पहले एक बार राकेश सिन्हा जी का मार्गदर्शन तो ले लीजिए थोड़ा सा। राकेश सिन्हा जी, जो बातें सुशील पंडित उठा रहे हैं वो इनामुल नबी की पार्टी से नहीं आते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं आते हैं, वो पीडीपी से नहीं आते हैं, वो अलगाववादियों में नहीं गिने जाते हैं, वो पत्थर नहीं चलाते हैं, वो पेट्रोल बम नहीं फेंकते, उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, वो 2.5 दशक से अपने घर वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, सरकार में जाने से पार्टी को कहीं न कहीं चुप रहना, हाथ पैर बांधना, ये बात मैं सच मानता हूँ। लेकिन दूसरी बात भी सच है कि यदि वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया राष्ट्रवादी पार्टी के साथ नहीं चलती तो कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान जो दुरुपयोग करता उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो कश्मीर में हस्तक्षेप हो रहा है, जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है, जो अंदर से हो रहा है, दोनों में अंतर है। महुआ कितना कंप्रोमाइज़ कर रही है वो सामने नहीं आ रहा है, हम लाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हम उनको खोखला कर रहे हैं। मैं 2 बातें यहाँ पूछना चाहता हूँ सादिक साहब से और ईमान से। साहब, पॉलिटिकल रेटोरिक से मैं नहीं जाना चाहता हूँ, देश की जनता सुन रही है, लाखों व्यूअर्स सुन रहे हैं। 2 सवाल का जवाब दीजिए कि कश्मीर में यदि पंचायती राज लागू हो जाएगा तो आपकी इज्जत चली जाएगी, कश्मीरियत खत्म हो जाएगा। एक दूसरा सवाल लीजिए, आपके यहाँ जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी सवाल है। सीएजी ने 2010-11 के रिपोर्ट में कहा कि वहाँ इंस्टीट्यूशनल इरेगुलरिटीज है। सुन तो लीजिए, देखिए फिर वही बात, आप मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। अरे मैं, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे बोलने तो दीजिए 30 सेकेंड, 3 सेंटेंस में बोलूंगा। रोहित जी को कहिए 3 सेंटेंस सुन ले मेरा। देखिए आपने
छाती पे सांप लौट रहा है, क्योंकि जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। 3 सेंटेंस सुनिए पहले। रुकिए इनामुल नबी, तनवीर सादिक, एक सेकंड तनवीर सादिक, आपके पास अगर अपना पंचायती राज एक्ट है, एक सेकंड तनवीर सादिक, आप भी कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आपके पास अपना पंचायती राज एक्ट है तो इंतजार कर लीजिए, ये पूरा बोले फिर आप बता दीजिएगा कि हमारे पास तो है अपना ऑलरेडी। सर एक सेकंड सर, पहले ये पत्थरबाजी तो बंद हो जाए इधर से, पत्थरबाजी तो बंद हो जाए इनामुल नबी साहब की, हम कर लेंगे। तब तो बोलिएगा कोई। सब अगर पत्थरबाजी करने लगेंगे तो फिर कहां किसी की बातचीत हो पाएगी, फिर बात रह जाएगी ऐसे। प्लीज ये सच को शोर प्लीज, आपको खुश होना चाहिए इनामुल नबी की पैलेट गनी चल रहा है, सेना के सामने आके नहीं खड़े हो गए हैं। प्लीज मुझे 3 राकेश सिन्हा पूरा कीजिए, फिर तनवीर सादिक आप ही से जवाब लूंगा, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है इसका जवाब देने का, वो राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है इनामुल नबी। देश की जनता, आप हैं, आपसे पूछो। देश की जनता बोलिए राकेश सिन्हा। कि आर्टिकल 73, 74 जो पंचायती राज के संबंध में, उसको रोककर आप कौन सी कश्मीरियत, कौन सी स्वायत्तता गेन करना चाहते हैं? एक 2010-11 का सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट में कहा कि आपके यहाँ इंस्टीट्यूशन में संगठित रूप से लूट हो रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उस अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करने में आपको क्या समस्या है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 जो पूरे देश में लागू होता है, भ्रष्टाचार से कश्मीरियत का क्या संबंध है? भ्रष्टाचार रोकने वाला कानून वहां क्यों नहीं पहुंच रहा? और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप संविधान कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना के 2 शब्द सोशलिस्ट सेकुलर, इसको आपने काट कर फेंक दिया। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आर्टिकल 370 शब्द पर मत जाइए। आप आर्टिकल 370 का जो इंप्लीकेशन है वो 3 शब्द है। आप फ्यूडल हैं, पेट्रियार्कल हैं, और तीसरा जेंडर जस्टिस इतना वहां समाप्त है कि पूरी दुनिया में इतना किसी भी लिंग के साथ। छोटा कमेंट तनवीर सादिक, छोटा कमेंट जल्दी से, संबित पात्रा उसके बाद सुन लीजिए। बोलिए तनवीर सादिक। छोटी सी बात, ज्यादा टाइम नहीं करूंगा। हम लोगों ने जब एक्सेशन किया इंडिया के साथ, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बराबर उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमारा अपना पंचायती राज एक्ट है, अपना हमने अकाउंटेबिलिटी कमीशन है, आरटीआई हमने सबसे पहले लागू किया। तो ये जो बोल रहे, या तो ये पढ़ते नहीं है, नहीं तो ये शायद पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये सारे एक्ट यहाँ हमने लागू किए। पाकिस्तान की दुनिया में नहीं रहता हूं मैं, हिंदुस्तान की दुनिया में रहता हूं। आप पाकिस्तानियों के अखबार को पढ़ना छोड़िए, पाकिस्तान के द्वारा जो आर्टिकल 370 का इंटरप्रिटेशन है उसको पढ़ना छोड़िए। आर्टिकल 370 को खत्म, आर्टिकल 370 को तो जाना है, जैसे आप चाहें ना चाहें। मेरा सवाल ये है सर, अब मेरा सवाल ये है, तनवीर सादिक जो बातें कह रहे हैं, अगर वो बातें सही है, तनवीर सादिक सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, राजनीतिक सिस्टम में रहते हुए कर रहे हैं, तो पत्थरबाजों के लिए, आतंकवादियों के लिए नारे क्यों लगाते हैं? गोली चलाने वालों को, सेना के सामने आतंकी नारे लगाने वालों को आजादी के परवाने क्यों कहते हैं? जब कश्मीर में सरकार आप चलाते हैं तो कश्मीर को आजादी किससे दिलाना चाहते हैं? तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। दंगल आप देख रहे हैं, आखिरी राउंड में हम दंगल के आ गए हैं। संबित पात्रा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, गृह मंत्री ने भी कहा कि आप लोगों से पूछ के ही होगा जो होगा। मैनिफेस्टो में कैसे लिख दिया फिर आपने कि 370 हटा रहे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, यहां भी सुशील जी को सुन रहा था, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका गुस्सा जस्टिफाइबल है। इतने वर्षों तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला, मगर एक कहावत में अभी पढ़ रहा था, 1 वर्ष के दिवाली में, हर साल दिवाली आती है, हर वर्ष हम 3 दिन लगाते हैं अपने घर के कचरे को साफ करने में। 60 वर्षों से कचरा इकट्ठा हो रखा है, कुछ तो वक्त लगेगा। आप विश्वास करिए, यही सरकार होगी सुशील जी जो सारे कचरों को निकालकर भारत में जम्मू कश्मीर को उस प्रकार स्थापित करेगी जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। कचरा कौन है? देख लीजिए, समय नहीं है फिर भी पूछ रहा हूं, कचरा कौन है? कचरा है पत्थरबाज करने वाले, कचरा है आतंकवादी, कचरा है अलगाववादी, कचरा है उसको इस्लामिक खलीफेट में बदलने के सपने देखने वाले, ये कचड़े हैं। सर, आप जिनको खाली करने की आवश्यकता पाल रहे हैं। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे या पीडीपी के साथ रहे? चलिए, सुशील पंडित ने पते की बात कह दी है कि आप खुद कचरे के साथ रहने की आदत पाल रहे हैं, पहले आपको उसे बदलना होगा। फिलहाल इतना ही दंगल में, बहुत छोटा सा ब्रेक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद अंजना लेकर आएंगी हल्ला बोल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।